नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। न्यूज़ के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुन्नौर के विधायक राजेश वर्मा जी, जो आज हमसे बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हम उनके निजी जीवन में भी झांकने का प्रयास करेंगे। उनके शैक्षणिक जीवन में भी कुछ बातचीत होगी। राजनीति में वो कैसे आए, इस पर भी बातचीत होगी। और साथ ही साथ राजनीति में आने के बाद उन्होंने क्या किया और अब जीतने के बाद, चूँकि एमएलए हैं, इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने जीत हासिल की है। तो इसके बाद अब इस जीत के बाद ये क्या करने वाले हैं जनता के लिए, इस पर भी बातचीत आज हम करेंगे। तो आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, खास मुलाकात में। विधायक जी, इस खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। तो चर्चा की शुरुआत करें, बातचीत की शुरुआत करें। शुरुआत आप के ही जीवन से करते हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट लाइफ होती है तो उसी समय कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा लगने लगता है, ये कहा जा सकता है कि पूत के पाँव पालने में ही नज़र आने लगते हैं। ऐसा कुछ नज़र आया था क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग जब कॉलेज में अध्ययनरत थे तो उस समय हम लोगों के दिमाग में रहता था कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। और विद्यार्थी परिषद में मैं नगर संयोजक रहा उस समय। तो उस समय छात्र जीवन से ही ये शुरुआत हम लोगों की हो गई थी। उसके बाद फिर मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का नगर मंडल बना। उस समय प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, जो अभी विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे। विश्व हिंदू परिषद में भी काम किया है, बजरंग दल में भी काम किया है, भाजपा की जिला टीम में भी काम किया है, साथ में अन्य सामाजिक स्तर पे भी मैंने नीचे स्तर पे काम किया है। और आज कहीं ना कहीं काम के आधार पे आज फिर मैं दोबारा जीत के अपने क्षेत्र से आया हूँ। जी बिल्कुल, काम के आधार पर ही जनता चुनती है कि कौन हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़ा रहेगा, कौन हमारी देखरेख ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है, और उसी के आधार पर वो चुनाव करती है। आप चुन करके आए हैं तो ज़रूर आपके अंदर ये भाव होगा कि हम जनता के लिए कुछ न कुछ करेंगे। इस बार जब आपको जनता ने चुना है, अपना प्यार दिया है, गुन्नौर विधानसभा की जनता ने आपको अपने सर माथे पे बिठाया है, तो आपके मन में भी होगा कि हम जनता का प्यार उन्हें लौटाएंगे, उनका विश्वास उन्हें कायम रखेंगे। इसके लिए आपने क्या सोचा है? कार्य की प्राथमिकताएं आपने क्या सोची हैं? देखिए, नीचे स्तर पे विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर पन्ना जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। अनुसूचित जाति की विधानसभा है और 75% कृषि पे आधारित गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र है। हमारे यहाँ कुछ और तो है नहीं, लेकिन कृषि पे आधारित पूरा क्षेत्र है। तो खेत को पानी देना ये मेरा सबसे पहला कर्तव्य है, जो मैं जनता के बीच से ये बात बोल के आया हूँ और उस पे मैंने काम भी चालू किया है। जी। उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज जी, वो जब हमारे यहाँ गुन्नौर विधानसभा में आए तो उनसे मैंने आग्रह किया कि ये जो नहर भीतरी मिटमुरू की हमारी फूटी पड़ी है, इसको पुनर्जीवित करना है, इसका तुरंत रिवाइज एस्टीमेट होके ये पूरी विधानसभा क्षेत्र में एक लेयर जाती है तो हम खेतों को पानी दे पाएंगे। तो उस समय घोषणा उनने मंच से की थी और अब हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। और हम तुरंत अभी इस सत्र के बाद में, चूंकि बजट सत्र तो ये था नहीं, अनुपूरक था हमारा, बजट मार्च में आएगा, तो हम ये प्रयास करेंगे कि उसमें वो आए और हमारी योजना जो नहर की है वो चालू। जी, अगर नहर की योजना चालू हो जाएगी तो किसानों के खेतों को पानी मिलेगा और फसलें समय से और अच्छी तरह से उगाई जा सकेंगी, किसानों की समस्याएं हल हो जाएंगी। और ये आपकी प्राथमिकता है, बहुत अच्छी प्राथमिकता है, क्योंकि अगर जो देखा जाए केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, अगर जो पूरे भारत को देखा जाए तो 60% जनसंख्या है जो कृषि पर आधारित है। और अगर जो किसान समृद्ध हुए, किसान खुशहाल हुए, तो एक तरह से 60% लोग भारत के खुशहाल हो जाएंगे। बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छी विचार है और इसको आप आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है।
हम अब थोड़ी सी शिक्षा के बारे में भी बात कर लें आपसे कि ये देखा गया है कि प्राथमिक शिक्षा कुछ खास बेहतर नहीं होती है। सरकारी प्राथमिक शिक्षा, जहाँ तक अगर जो बात करें प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो शिक्षकों की कमी है। अगर जो देखा जाए तो भवन भी कई स्कूलों के भवन जर्जर हैं और बार बार जो है आवेदन देने पर भी वो सही नहीं होते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है और क्या करना चाहेंगे? देखिए, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 17 ऐसे विद्यालय मेरी विधानसभा क्षेत्र पे हैं जो मैंने चिन्हित किए हैं जहां भवन जर्जर स्थिति में हैं जी। लेकिन मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हम बहुत जल्दी उन भवनों को स्वीकृत करा के वहां के भवन हम अच्छे करा दें। शिक्षा के क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया वो तो अद्वितीय काम है। आज हम आप सब जानते हैं कि इस समय सीएम राइस के जो स्कूल हैं और फिर मेरी विधानसभा क्षेत्र में तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे सांसद हैं विष्णुदत्त शर्मा जी, शुभांकर प्रदेश अध्यक्ष हैं और नियम के आधार पे एक जनपद में एक सीएम राइस देने का प्रावधान है। लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सहयोग से एक नहीं तीन सीएम राइस गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में हमारे स्वीकृत हुए हैं। आधुनिकता में हमारे सुसज्जित होंगे वो और जो टीचर्स आएंगे वो भी कहीं ना कहीं सीबीएसई लेवल के आएंगे। बसेस हम वहां पे देंगे, बिल्डिंग भव्य देंगे, टीचर हम अच्छे देंगे। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो नीचे स्तर पे शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठा कदम रखा है, ये कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होने वाला है। नीचे स्तर पे जो आपने बात कही है वो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और ऐसा नहीं है, वो लोग भी काम कर रहे हैं। जो हमारे शिक्षक हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक शालाएं हैं, माध्यमिक शालाएं हैं, वहां भी लोग काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 100% जो शिक्षक हैं हमारे सब कहीं ना कहीं नहीं जा रहे हैं या उनकी शिक्षा में उतनी योग्यता नहीं है, लेकिन 90% लोग अच्छा काम कर रहे हैं और वो नीचे स्तर तक जा रहे हैं। हम लोग विद्यालयों में भी जाते हैं, बच्चों से भी हम मिलते हैं और शिक्षा का स्तर भी अच्छा है। कई बच्चे तो टॉपर्स हमारे यहाँ आए हैं जो हमारी विधानसभा क्षेत्र के हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सरकार ने पुरस्कृत करने का भी काम किया। तो एक अच्छी पहल सरकार के द्वारा हो रही है और नीचे स्तर पे हम इसको और अच्छा करके भविष्य में ले जाएंगे। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर यहाँ पर शिक्षा का स्तर बढ़िया हो तो जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, आगे प्रगति करेंगे तो हमारा भविष्य भी, भारत का भविष्य भी एक तरह से उज्जवल होगा। जहाँ तक बालिकाओं की बात की जाए, ग्रामीण परिवेश है और अगर जो पिछड़ा क्षेत्र होता है तो वहाँ पर ज़्यादातर बालिकाएं जो हैं शिक्षा नहीं ले पाती, ग्रहण नहीं कर पाती। और गुन्नौर की अगर जो बात की जाए तो थोड़ा सा पिछड़ा इलाका माना जाता है। तो ऐसे में बालिका शिक्षा के विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए क्या कुछ आपने सोच रखा है? देखिए, मैं 8 से 13 में विधायक रहा। महेवा जो है वहां मैंने कन्या विद्यालय स्वीकृत कराया था, गुन्नौर में मैंने कन्या विद्यालय स्वीकृत कराया था। ये मेरी पहल से हुआ था। आगे भी जो स्थितियां मेरे सामने आएंगी उस पर भी मैं काम करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमें और अच्छे काम करना है और नीचे स्तर पे देखिए जो हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, उसके अलावा भी हम एक कदम आगे चल के कुछ लोगों से हम बात भी करने वाले हैं जो रिटायरमेंट लोग हो गए हैं कि वो भी निःशुल्क सेवाएं कहीं ना कहीं विद्यालयों में आके दें, ताकि उनका एक अनुभव है। उनने जीवन भर कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त काम किया है। तो अभी कुछ लोगों से मेरी उस विषय में भी चर्चा हुई है। वो सब मैं अभी चूंकि सत्र आ गया था ये, तो मैं भोपाल आ गया, लेकिन इसके बाद में जाके मैं वही करने वाला हूँ और उसके माध्यम से हम अपने विद्यालयों को सुधारेंगे। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि अगर विद्यालयों में सुधार हो और बच्चियों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए तो वास्तव में बालिका शिक्षा में भी वृद्धि होगी और बालिकाओं का जीवन भी संवरेगा। अब थोड़ी सी आपके जो राजनीतिक जीवन है और उतार चढ़ाव है, जो अनुभव है, थोड़ा सा हम उस पर बात करना चाहेंगे। माफ़ कीजिएगा अगर कुछ क्वेश्चन बुरे लगें तो पहले से ही हम आपसे माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन आपने कहा कि आप 2008 में परिसीमन के बाद जो चुनाव हुआ था और गुन्नौर विधानसभा सीट आई थी 2008 में, उसके बाद आपने चुनाव लड़ा 2008 का, उसमें आप विजयी हुए थे, 13 तक रहे थे और 13 में शायद टिकट नहीं मिला, 18 में आपको टिकट मिला तो आप हार गए थे। पुनः 2023 में आप जीत करके आए हैं। यानी कि जीत, हार और जीत दोनों का अनुभव आपके पास है।
जब जीते तो कितनी खुशी मिली, हारे तो क्या हुआ, ये अनुभव साझा कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। देखिए, हार जो होती है वो भी भारतीय जनता पार्टी की 2018 में गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में हुई। जीत भी अगर 2023 में मिली तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिली। राजेश वर्मा तो नाम के लिए चुनाव लड़ रहा था। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा तंत्र है, और मैं चूंकि आपके स्टूडियो में आया हूं तो वो बात भी मैं साझा करना चाहता हूं, लोगों को बताना चाहता हूं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जी के नेतृत्व में जो डिजिटल बूथ बना, वो नीचे स्तर पे आप कल्पना नहीं करेंगे कि इतनी जल्दी, जिन गांव में नेटवर्क भी नहीं थे, उन गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेड़ पे चढ़ चढ़ के कहीं ना कहीं डिजिटल बूथ जो नीचे हमने अपना बनाया, उसमें 20 लोगों की जो हमने टीम बनाई, शक्ति केंद्र प्रभारी बनाए, संयोजक बनाए, सह संयोजक बनाए, आपके पन्ना प्रभारी बनाए। ये कहीं ना कहीं 163 सीटें जो मध्य प्रदेश में आई हैं, वो कहीं ना कहीं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में, और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये सीटें लेके आए हैं। और चुनाव की जहां तक बात है तो देखिए, मैं फिर बता रहा हूं आपसे, इसमें तो दो चीजें होती हैं, या तो व्यक्ति पास होता है या सीधी फेल की मार्कशीट मिलती है। सप्लीमेंट्री तो इसमें है ही नहीं। तो मैं तो देखिए, काम करना है, काम दोनों चीजों में भी किया जा सकता है। आप विधायक बन के भी काम कर सकते हैं, बिना विधायक के भी आप काम कर सकते हैं। मैं 2018 का चुनाव 1890 वोट से हारा था। 18 से लेके 23 तक जो निकल गया चुनाव के पीरियड का पहले का समय, तब तक मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं विधायक नहीं हूं। और आप पता लगा लें, मेरे क्षेत्र में सतत रेगुलर मेरे वैसी दौरे, वैसी कार्यक्रम, लोगों के काम करना, कार्यकर्ता के घर पे जाना, उनके घर पे जाके भोजन करना, उनके सुख दुख में सम्मिलित होना, ये कहीं ना कहीं 5 वर्ष मैंने खुद ने किया। मैंने कभी ये माना ही नहीं कि मैं चुनाव हार गया हूं। और मैं तो ये मानता हूं, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, क्योंकि ये तो समय है, हम लोग चुनाव जीत के आते हैं तो 5 साल काम करते हैं और फिर परीक्षा होती है। परीक्षा भी तब होती है जब नीचे से आवाज निकल के आती है कि राजेश वर्मा ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। अगर सर्वे में हमारा गड़बड़ आता है तो भारतीय जनता पार्टी देखिए टिकट नहीं देती। तब हम लंबे समय से आज सरकारों में बैठे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, तो आप ये मान के चलो कि कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोग 5 साल काम करते हैं। अभी कल हम लोग विधायक दल की बैठक थी, तो उसमें माननीय हितानंद जी, हमारे जो संगठन महामंत्री हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सीएम साहब मोहन यादव जी, सबके निर्देश मिले। लोकसभा की तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ कर दी। नीचे स्तर पे जाके हम लोग लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीचे स्तर पे बिल्कुल पूरी टीम तैनात हो गई है। और मोदी जी के नाम पे तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। उनके नेतृत्व में तो 400 प्लस हम आएंगे ही, वो तो कहीं कोई विषय नहीं है। लेकिन मैं तो एक ही निवेदन करूंगा, आपके स्टूडियो में आया हूं कि देखिए, हारने के बाद में व्यक्ति जो होता है, जैसे मैं चुनाव जीत गया हूं, तो यहां से कल से मेरा निगेटिव चालू हो गया जिस दिन मैं जीता हूं। लेकिन अगर मैं काम करूंगा तो आप ये मान के चलो कि काम के आधार पे ही आप आगे आ पाएंगे। काम नहीं करेंगे तो आप नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा एक अनुभव है। तो मैं तो यही कहूंगा, मतलब ज्यादा जिम्मेदारी आप महसूस कर रहे हैं कि अगर जो हम जीत गए हैं तो अब जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है। और हाँ, जीतने के बाद जिम्मेदारियां, देखिए कहीं ना कहीं आप इस चीज को तो समझें कि चूंकि अब तो यही विषय आएगा कि कौन है, उनने का वो है, तो हमें हर चीज का जवाब देना पड़ेगा, हमें अपने क्षेत्र की चिंता करना पड़ेगी। और स्वाभाविक है, अपेक्षाएं सब लोगों की रहती हैं, जनता की अपेक्षाएं रहती हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें हम ज्यादा से ज्यादा नीचे काम करें जी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतर सकें। तो अच्छी बात है, आपने ये चीज़ बताई, लेकिन जो मेन बात है उसे गोल कर गए कि महसूस क्या हुआ जीतने और हारने पर। नहीं, मैंने आपको बता नहीं ऐसा नहीं। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ। देखिए, मैं चूंकि चुनाव हार चुका हूँ, 1800 वोट से मैं हारा हूँ, 1890 वोट से हारा हूँ। तो जब काम हम शुरू करते हैं, जैसे हम दौड़ते हैं, तो हम जब दौड़ते हैं तो ये सोच के दौड़ते हैं कि यार हम पार कर जाएंगे। लेकिन ये भी मन में रहता है कि अगर कहीं हम पिछड़े होते हैं तो उससे घबराना नहीं।
और ये तो मूल मंत्र है जी, अटल जी का मूल मंत्र है कि हमें काम करना है, सतत चलना है, सतत चलना है, बढ़ते चलता है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का देखिए जो कार्यकर्ता है वो कभी थकता तो है ही नहीं। वो तो आपसे बता दें कि काम के आधार पे ही आगे बढ़ता है। ये कहीं ना कहीं नीचे स्तर पे ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि हम अपने बूथ को पकड़ के रखते हैं, बूथ जीता तो चुनाव जीता। चुनाव जीता, बहुत अच्छी बात है। बूथ जीता तो चुनाव जीता, ये मंत्र है। और अगर बूथ हारे तो चुनाव हार गए, ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, हार जीत लगा रहेगा। लेकिन एक अनुभव साझा करने के लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि एक अनुभव जो है आप जरूर साझा करें कि ये जो अटकलें लग रही थी मुख्यमंत्री बनने की, तमाम अटकलें लग रही थी कि फला मुख्यमंत्री बनेंगे, इनके नाम हैं, उनके नाम हैं, 4-5 नाम वैसे घूम रहे थे, आसमान में तैर रहे थे, राजनीतिक गलियारों में तैर रहे थे। लेकिन अचानक घोषणा होती है, मोहन यादव जी सीएम बन जाते हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी को सीएम बना दिया जाता है। आपको कैसा लगा? क्या आपको भी अनुमान था कि मोहन यादव को ही सीएम बनाया जाएगा, या फिर आपके दिमाग में, और चाहे जो भी जीत करके बीजेपी के विधायक आए थे, तो उनको भी अनुमान था या नहीं था? क्या था अंदर कि कौन सीएम बनने वाला है? कुछ अनुमान था? देखिए, हम लोग के उस विधायक दल की बैठक में गए जब नेता चुने जाने थे, तो सबसे पहले तो हम सब विधायकों ने पीछे भोजन किया, और भोजन करने के बाद किसी को कहीं कुछ पता नहीं था। और यही भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, माता पिता की जो पार्टी माँ बाप की चल रही है वो अलग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का अलग दल है। भारतीय जनता पार्टी में कौन कार्यकर्ता ऊपर बैठेगा, कौन कार्यकर्ता नीचे बैठेगा, और कब बैठेगा या कब नहीं बैठेगा, ये सब कहीं ना कहीं काम के आधार पे सब कुछ होता है। और आपने देखा भी होगा, एक लंबे समय में आपके स्टूडियो में आया हूं तो अटल जी की बात मुझे याद आती है कि किसान मोर्चे का जिले का महामंत्री था, अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो हम लोग एक कार्यक्रम में दिल्ली गए तो अटल जी को बहुत पास से देखने को मिला, बहुत पास से उनको हमने सुना, अटल बिहारी वाजपेयी को। और कहीं ना कहीं जब हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में आए तो अटल जी को देख के हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में आए थे। और उस समय ये लग रहा था कि अटल जी जब नहीं रहेंगे तो इस देश का क्या होगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास अटल जी जैसा नेतृत्व मुझे तो नहीं लगता दूसरा हमें कोई मिल पाएगा। लेकिन वो एक कहीं ना कहीं जो प्रश्न उस समय दिमाग में आया था। लेकिन जब मोदी जी आए, और मुझे आज भी याद है कि तालकटोरा स्टेडियम में जब हम लोग गए तो वहां पे सभी कार्यकर्ताओं को, जिम्मेवार कार्यकर्ताओं को वहां पे बुलाया, और मोदी जी को वहां बुला के उनके नाम की घोषणा की तो वहां हम सब लोग भी देख के नहीं रह गए, क्योंकि सोशल मीडिया में भारत के अंदर कहीं ना कहीं मोदी जी को लोग नीचे पसंद कर रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में तो कार्य के आधार पे वो कब किसको आगे ले आए, और उनके बहुत सारे चैनल हैं पार्टी के। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ आया हूं तो मैं सोच रहा हूं सिर्फ मुझे पता है कि मैं आपके स्टूडियो में, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं इस तरफ आया हूं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, काम के आधार पे भारतीय जनता पार्टी में नीचे से ऊपर लेके आते और ऊपर से नीचे भी लेके आते। तो आज हम सब प्रसन्न हो गए जब पीछे पंक्ति में सम्मानीय श्री मोहन यादव जी बैठे थे, और जैसे ही नाम शिवराज जी ने मंच से लिया तो हम लोग प्रफुल्लित हो गए। इसलिए प्रफुल्लित हो गए कि एक छोटे कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश का मुखिया बनाया जा सकता है, अन्य किसी दल में नहीं बनाया जा सकता। जी बिल्कुल। अन्य दलों में तो ये स्थितियां हैं कि पहले से तय रहता है कि अगर उनको तो ये लग रहा था जो विपक्षी दल है कि उनकी सरकार आ रही है, उनका तो नेता भी तय था, हमारे यहाँ ऐसा कुछ तय नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी में तो एक आम कार्यकर्ता, मैं भी बहुत छोटे परिवार से हूं, मैं आप कल्पना नहीं करेंगे कि अभी जब मेरा टिकट हुआ, आर्थिक स्थिति भी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, तो मेरे 4 दोस्तों ने मेरी मदद की। जब मैंने अपनी गाड़ी घर पे खड़ी कर दी तो मेरे मित्र मेरे पास आए कि आपने क्षेत्र में जाना बंद कर दिया। तो हमने कहा यार आर्थिक स्थिति हमारी इतनी खराब है कि हम नहीं जा सकते हैं, परिवार है, बच्चे हैं, जिम्मेवारी है। 35,000 रुपए मुझे पेंशन मिलती है, वर्मा मेडिकल के नाम से छोटा सा मेडिकल स्टोर संचालित करता हूँ, तो मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो लोगों ने मेरी मदद की, और मैं जब क्षेत्र में
आया गया, मैं जनता के बीच में पहुंचा गया, तो कहीं ना कहीं नीचे से जब नाम ऊपर गया तो हमें भी नहीं पता था कि टिकट मुझे मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग दौड़ रहे थे, मेरे साथ में कम से कम 5, 6, 7 लोग और दौड़ रहे थे, टिकट की लाइन में थे। तो मैं भी एक आस लगा रहा था कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, मुझे महामंत्री जिले का बनाया, इस आधार पे मुझे पार्टी का काम करना है। लेकिन जब पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, जैसी प्रत्याशी बनाया तो आप कल्पना नहीं करेंगे, 17 तारीख को मैं मंडल की बैठक गुनौर में ले रहा था, और मंडल की बैठक लेके मैं जैसे ही निकला तो लोगों के फोन आने लगे कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया। तो थोड़ी देर के लिए मन में विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मन में इतनी पहले, मतलब 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में पहली बार ऐसा हुआ कि टिकटें डिसाइड हुई हूं, इसके पहले कभी नहीं हुई। हम तो दो मतलब आपसे बताएं 2 चुनाव लड़े, 15 दिन, 12 दिन, 17 दिन से ज्यादा हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला। लेकिन इस बार तो पर्याप्त समय मिला। पहली सूची में किशोर जी की कृपा से मेरा नाम आ गया, और जैसे ही नाम आया तो हम सब कार्यकर्ता मिलके नीचे स्तर पर, और इस बार का जो चुनाव हुआ ये सीधा भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल का सीधा सीधा चुनाव हुआ, और कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा। पहला चुनाव गुनौर विधानसभा का मैंने देखा है, एक एक कार्यकर्ता को चिंता थी कि हमें अपना बूथ जीतना है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं नीचे स्तर पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो बूथ समितियां बनी, पन्ना प्रमुख बने, संयोजक सह संयोजक बने, उसका नतीजा ये है कि आज हम सब लोग जीत के विधानसभा में आए। जी, चुनाव में एक योजना की बहुत ज्यादा चर्चा रही, लाडली बहना योजना। जीत में कितना योगदान है इस योजना? देखिए, बहनों का भरपूर आशीर्वाद हमें मिला। देखिए, मैं आपके चैनल में बोलना चाहता हूं, जो बहनें थीं वो झांक के बोलती थीं कि भैया आप चिंता मत करो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ में। जो गांव में जब हम जाते थे और पक्का मकान देखते थे तो हम उनसे पूछा करते थे कि ये मकान आपको किसने दिया, तो वो बोलते थे कि मोदी ने दिया। एक सकरिया ग्राम है, सकरिया में आदिवासी बस्ती में जब मैं गया, बुजुर्ग महिलाएं, इतनी बुजुर्ग महिलाएं, गरीब महिलाएं, तो उनको मैंने हैंडबिल पकड़ाया। तो मैंने क्या किया, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट एक हैंडबिल छपवाया, तो उसमें ऊपर छोटे छोटी फोटो लगाई अपने शीर्ष नेतृत्व की, प्रदेश नेतृत्व की, अपना बड़ा फोटो लगवाया ऐसा हाथ जोड़ते हुए। जब मैं गांव में गया तो हमने उनको हैंडबिल पकड़ाया, हमने कहा अम्मा वोट कमल में देने हैं, ये हम बुंदेलखंडी में बोल रहे हैं, ये हमारे यहाँ की भाषा है। तो उनने पर्चा फेंक दिया, बोले हमें नहीं देने वोट वोट। तो हमने कहा अम्मा ये मकान किसने दिया, बोले कोई ने दो, तुम्हें क्या मतलब। तो हमने कहा फिर भी जिसने मकान दिया आपको पता तो होगा, तो बोले हमें मकान तो मोदी ने दिया। तो हमने उनको हैंडबिल पकड़ाया, हमने कहा अम्मा ये मोदी है। तो 1-2 बुजुर्ग महिलाएं और आ गई, उस हैंडबिल को गौर से देखा तो कहती इसमें मोदी तो है ही नहीं। तो हमने बताया कि ये है मोदी जी, बोले यही तो है, मोदी दाढ़ी रखा है, ऐसा अम्मा बोली वो कि यही तो है मोदी। तो मैंने तुरंत दिमाग में एक बात क्लिक की कि यार कहीं ना कहीं जो हमारी योजनाएं हैं सेंट्रल की, प्रदेश की, जो नीचे हैं, मोदी जी का मैंने बड़ा फोटो लगाया जी, और मैंने बड़ा फोटो लगाया, और जब हम गांव में पहुंचे तो हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लाडली बहनों का आशीर्वाद भी हमें मिला, साथ में हमें माननीय मोदी जी, अमित शाह जी का आशीर्वाद भी हमें मिला, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीचे जबरदस्त काम किया। तो हमारा तो देखिए त्रिकोणीय चुनाव रहता है, बीएसपी भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, भाजपा भी लड़ती है। और इस बार तो ये हो गया कि बीएसपी वाले को कांग्रेस ने टिकट दे दी, तो वो दोनों एक हो गए और दोनों एक होके चुनाव लड़े। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की मेहनत की दम पे आज हम आपके बीच में विधायक के रूप में यहाँ पे बैठे जी। लाडली बहना योजना की बातचीत चल रही है, तो ये एक भ्रम भी तैर रहा है लोगों के मन में कि सीएम अब तो शिवराज सिंह चौहान नहीं हैं, मोहन यादव जी हैं, तो ऐसे में लाडली बहना योजना का क्या होगा? आपके मुखार बिंदु से जानना चाहते हैं। देखिए, हम पिछली किस्त डाल चुके हैं जी, अगली 10 तारीख आने वाली है जी, और मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं है, बहनों का आशीर्वाद हमारे साथ में है। और देखिए, आज कहीं ना कहीं हम मोहन यादव जी की भी बात आपके चैनल में करना चाहते हैं जी, कि पद मिलने के बाद जो व्यक्ति होता है उसको ऐसा लगता है कि जो चकाचौंध में व्यस्त होता है उसको लगता है कि अरे हम तो सीएम बने। लेकिन मोहन यादव जी बिंद कोटी का बंगला छोड़ के रात में 10 और 11 बजे उन गरीबों के पास जा रहे हैं
उन गरीबों के पास जाके उनसे मिल रहे हैं, उनका दुख साझा कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं। रैन बसेरा में कल मैंने न्यूज़ चैनल में देखा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और आज उनके अंदर जो काम करने की ललक है वो मैंने उनकी देखी है। उनका स्नेह जो हम लोगों को मिल रहा है टीवी चैनल में, कहीं ना कहीं वो नीचे स्तर पे देखने को हम लोगों को मिल रहा है। ये एक कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता हम लोगों को दिख रही है नीचे स्तर पे। जी, ये एक अच्छा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री के रूप में ऐसा चुनाव किया आप लोगों ने कि जो बहुत ही निचले स्तर से भी काम कर रहे हैं, लोगों के दुख दर्द को समझ रहे हैं और काम कर रहे हैं। अब लाडली बहना योजना की भी बात हो गई, गांव के शिक्षा की भी बात हो गई, किसानों की भी बात हो गई। सड़कों की अगर जो बात करें तो गुन्नौर विधानसभा में सड़कों की क्या स्थिति है और कहाँ कहाँ आपने, जैसे कि विद्यालय चिन्हित किए हैं तो सड़कें भी चिन्हित जरूर किए होंगे, कहाँ कहाँ बनवाने भी शेष हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा 20 साल का राजनीतिक जो सफर है, हम आज से 20 साल पहले जाएं तो हम ये चर्चा करते थे विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर में 40 ऐसी रोडें हैं जो नहीं बनी हैं, जिन रोडों की स्थितियां खराब हैं, गड्ढे हैं और कहीं ना कहीं हम गांव से ट्रैक्टर निकाल के मंडी तक नहीं ला पा रहे। लेकिन अगर आज हम आपके स्टूडियो में चर्चा करते हैं तो 4 या 5 ऐसी रोडें हैं जो नहीं बनी हैं, वो हम बनवाने वाले हैं। वो मैं नाम भी आपके सामने ले सकता हूं। रतनपुरा की रोड हमारी अभी ऐसी है जो जर्जर स्थिति में, वो हमें बनवाना है। सप्तई की रोड हमें आपकी बनवाना है। ददौलपुरा की रोड हमें आपकी बनवाना है। ऐसे रोडें उंगली पे अगर हम बताएं तो 3 से 4 रोडें ही हम आपके स्टूडियो में बता रहे हैं। लेकिन 20 साल पहले अगर हम चर्चा करते थे तो गांव की रोडें तो ठीक हैं, शहरों की रोडों की स्थितियां बड़ी खराब थी। हम लोग पन्ना से सतना जाते थे, हम लोग युवा थे, उस समय 800 कार आई थी तो हम लोग एक डंडा रख के गाड़ी में चला करते थे। बारिश का समय रहता था, गाड़ी रोकते थे, जहां पानी भरा मिलता था डंडा डाल के देखते थे और ये देखते थे कि ये टायर इसमें निकल जाएगा कि फंस जाएगा। अगर डंडा ऐसा हमने नापा और उसमें ये दिख गया कि नहीं गाड़ी आगे नहीं निकल पाएगी तो गाड़ी दूसरी तरफ से घुमा के निकालते थे। लेकिन आज तो रोड की अच्छी स्थितियां हैं कि मध्य प्रदेश में आप कहीं चले जाएं, पेट का पानी नहीं हिलने वाला। और केंद्रीय जो राजमार्ग हैं उनकी तो बात ही अलग है कि अगर हम उन रोडों पे चलते हैं तो आराम से सो जाते हैं, जहां पहुंचना है वहां पहुंच के ही हमारी नींद खुलती है। ये कहीं ना कहीं रोडों की जो सौगातें भारतीय जनता पार्टी ने दी है, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, और बीमारू राज्य मिला था उस समय, तो उस समय की तो स्थितियां इतनी बुरी थी। उनकी 20 सूत्री योजनाएं चलती थी, बोर्ड में कलेक्ट्रेट में बाहर लिखा रहता था। उनकी काम के बदले अनाज की योजना चला करती थी, उसमें 100% भ्रष्टाचारी हुआ करती थी। जो लीकेज था वो लीकेज नहीं था, सीधा पाइप खोल के वो अपने यहाँ कनेक्शन कर लेते थे कांग्रेस के लोग कि पूरा पानी उनकी बाल्टी में आता था। लेकिन ये तो मोदी जी की सरकार, माननीय मोहन यादव जी की सरकार है कि हम तो ये गारंटी देते हैं कि करप्शन के मामले में अगर हम प्रधानमंत्री आवास का पैसा दे रहे हैं तो सीधा संबंधित पात्र हितग्राही के खाते में जा रहा है। जी, किसी भी योजना की हम बात करें, अगर हमने लाडली बहनों को भी दिया तो सीधा खाते में ही पहुंचा है, कोई लीकेज कहीं आपको नहीं मिला होगा। जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पारदर्शिता है कि इतनी अच्छी सरकार चल रही है नीचे। उस समय हमें याद है कि 35 से 40 हजार रुपए मिलता था, उस समय उनका नाम हुआ करता था कुटीर। हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। उस समय जो हुआ करते थे चावल जैसे छिड़काव होते थे, और चावल जैसे छिड़काव विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने चावल छिड़क दिए, किसी गांव में अगर वो चावल गिर गया तो हल्ला हो जाता था कि फलाने व्यक्ति का कुटीर स्वीकृत हो गया। और जो कुटीर स्वीकृत होता था वो 35 से 40 हजार का होता था। जब ईंटें घर के बाहर गिरती थी तो आधी तो फूटी निकलती थी, आधी ईंटों की ये रहती थी कि अड़ोस पड़ोस के लोग भी इंतजार करते थे, मटके के नीचे लगाना है, चूल्हे में लगाना है। ये चोरियां होती थी, 6 फुट की दीवार बनती थी, राशि खत्म हो जाती थी, लोग कांस लगा लेते थे, छत नहीं बन पाती थी, कांस डाल देते 6 फुट की दीवार पर, अपने बच्चों को उसमें लिटाकर और दूसरों की मजदूरी करने के लिए जाते थे। लेकिन आज की स्थितियां आप देख रहे हैं, हम एक एक ग्राम पंचायत में 200-300, तो मैं कम बोल रहा हूं, कोई कोई ग्राम पंचायतें तो ऐसी हैं जहां 500-500 आवास भी हमने दिए, और प्रधानमंत्री की सीधी सीधी कॉलोनी की कॉलोनी बनी हुए जी। ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है। एक गरीब आदमी जो दूसरों की मजदूरी करता था वो आज खुद के सर पे उसके छत आ गई। ये कहीं ना कहीं मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि दीन दुखी गरीब आदमियों की जो चिंता मोदी जी ने की आज तक भारत में कोई नहीं कर पाया।
जी, एक अंतिम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि जो गुन्नौर है ये अगस्त मुनि की तपोस्थली भी माना जाता है, सांस्कृतिक दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके विकास के बारे में आपने क्या सोचा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगस्त मुनि जी का आश्रम है, सिद्धनाथ स्थान कहलाता है वो। जी। और सिद्धनाथ जो हमारा स्थान है वहाँ शिवलिंग विराजमान है, जिनका कलर दिन में 3 बार बदलता है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से हम लोग नदी में होके गुजरते थे। एक टिर्री नदी कहलाती है, उस नदी से हम लोग होके बाबा को जल चढ़ाने जाते थे। लेकिन अब तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनकी कृपा से बढ़िया पुल बन गया, हमारा वाहन सीधा वहां तक पहुंचता है। और मैं 8 से 13 में जब विधायक था तो सीढ़ियां नहीं थी, तो वो मैंने उस समय सीढ़ियों का काम वहां पे कराया था। रोड में भी काम लग गया है, वो भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्वीकृत कराया जी। इसके पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो वहां पे सांस्कृतिक विभाग से कार्यक्रम हुआ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने छोर में कार्यक्रम कराया। मतलब विधानसभा का छोर, उसके बाद पवई लगता है। 100% वहाँ आदिवासी हैं, हमारे आदिवासी वनवासी साथी वहां पे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की नजर वहां पे है, उनके नेतृत्व में हम लोग और अच्छा करके वहां पे ले जाएंगे जी, और अच्छा करेंगे और अच्छा करने की उम्मीद है। और आप के क्षेत्र की जनता को भी उम्मीद है, प्रदेश की जनता को बीजेपी की सरकार से उम्मीद है, और इस उम्मीद पर आप सबको खरा उतरना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जा रहा है तो इस खास मुलाकात में गुन्नौर के जो विधायक हैं राजेश वर्मा जी हमारे साथ थे, और इनसे जो है तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। शैक्षणिक मुद्दे जो हैं उन पर चर्चा हुई, शिक्षा के विकास पर चर्चा हुई, सड़कों के विकास पर चर्चा हुई, इनके खुद व्यक्तिगत जीवन पर भी चर्चा हुई, और तपोस्थली सांस्कृतिक दृष्टि से जो अगस्त मुनि की तपोस्थली है गुन्नौर, इसके विकास पर भी चर्चा हुई है। तो इस कार्यक्रम में इन सभी बातों पर चर्चा हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि राजेश वर्मा जी का जो ध्येय है वो जनता का विकास करना, उनकी उन्नति करना, और देश अपने प्रदेश को, अपने क्षेत्र की जनता को, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।